हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम क्लास 12th का बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ये आज क्लास 12th का ये मेरा पहला वीडियो है। बच्चों ने कहा कि सर 12th का वीडियो डालिए, इसलिए हमने सोचा कि सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूनिट है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसके बाद में हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है कि इसको दो भागों में हम तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले दो भागों में तोड़ देते हैं, बायो और टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग मतलब जीव की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी टेक्निक, ठीक है, मतलब तकनीक, ठीक है। अगर हम इसका मतलब निकालते हैं तो जीवों में तकनीक हो जाएगा, ठीक है। एक जीव को लेते हैं, उसके जीन को निकालते हैं, मतलब उसके जीन को इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, और दूसरे में डालकर उससे हम नई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कहलाता है। आगे और हम थोड़ा देखते हैं क्या है टर्म बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, जो बायोटेक्नोलॉजी है शब्द, बायोटेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले बात आता है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, तो सबसे पहले जो यूज करने वाले थे वो कौन थे, कार्ल इरेकी, ठीक है। कौन थे, कार्ल इरेकी। और कब यूज किया था, इन 1919 में, ठीक है। किसमें यूज किया था, इन 1919 में। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जर्मन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मन के रहने वाले हैं, ठीक है, जर्मन के रहने वाले हैं। इसके बाद में ये आपको पता चल गया, ये बायोटेक्नोलॉजी वर्ड कार्ल इरेकी ने 1919 में दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, ठीक है, कार्ल इरेकी, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द को सबसे पहले यूज करते हैं वही इसके पिता हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले कार्ल इरेकी ने यूज किया और इन्हीं को इसका पिता कहा जाता है, क्योंकि इस पे इन्होंने बहुत अधिक मात्रा पे इसका स्टडी किया और इसके बाद में इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो कार्ल इरेकी हैं ये तो विश्व लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व लेवल पे माना जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी के पिता हैं। लेकिन अब बात किया जाता है कि इंडिया में किसको बायोटेक्नोलॉजी के पिता कहेंगे, तो किरण मजूमदार शाह को कहते हैं। इंडियन के जो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के पिता हैं इंडियन, उनको हम क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, इंडियन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड किरण मजूमदार शाह। क्या नाम है इनका, किरण मजूमदार शाह, मतलब भारतीय जैव प्रौद्योगिकी के जनक, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी के जनक या पिता, ठीक है, कौन है, किरण मजूमदार शाह जी हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं तो एक्चुअल फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, वास्तव में जो बायोटेक्नोलॉजी के पिता, ठीक है, वास्तव में जो बायोटेक्नोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, लुईस पास्चर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लुईस पास्चर, ठीक है। इन्होंने, इनको क्यों कहा जाता है, इनको वास्तव में एक्चुअल में फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन सबसे पहले 19वीं शताब्दी इन 19th सेंचुरी में इन्होंने
ठीक है, ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन दिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन दिया। कार्ल इरेकी से, जब कार्ल इरेकी बायोटेक्नोलॉजी शब्द का यूज किया, उससे उन्होंने पहले, ठीक है, उससे पहले क्या उन्होंने दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन। क्या हुआ, बैक्टीरिया से उन्होंने फर्मेंटेशन कराया, किण्वन कराया। फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी दिया था वो कौन थे, लुईज पास्चर इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में इन्होंने ये दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट टाइम है, और सबसे पहले इन्होंने फर्मेंटेशन दिया, एंड इट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है, इन फ्रांस, ठीक है। ये कहां के रहने वाले हैं, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का हम थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में आपको मैंने दो भागों में करके आपको बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, जीवों में तकनीक, ठीक है। तो इसका हिंदी में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। विज्ञान के आधारभूत नियमों, विज्ञान के आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके, ठीक है, विज्ञान के आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके मानव जीवन में या मानव के जिंदगी में, जो आदमी है, मानव है, मानव जात है, इनकी जिंदगी में सफलता लाना, मतलब कठिनाई है, जो कठिनाई से सरलता, ठीक है, सरलता लाना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते तो विभिन्न प्रकार के पहले रोग थे जिसका उपचार नहीं था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम, ठीक है, मेडिसिन हो गया, मेडिसिन का निर्माण करते हैं, कॉमर्शियल में भी यूज करते हैं, और विभिन्न प्रकार के चीज का हम निर्माण करते हैं, और मानव की जीवन में हम सरलता लाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, विज्ञान के आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके मानव के जीवन में सफलता लाना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। अब इसके बाद में हम इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका बायोटेक्नोलॉजी में इसकी अंग्रेजी का डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन through genetic engineering, through genetic engineering of living organism, or their compound, or their component, or their component,
component, genetic engineering of living organism or are their component to produce for useful product for human being or commercial, ठीक है, और कॉमर्शियल। इसके बाद में क्या देखते हैं, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब हेर फेर करना, मैनिपुलेशन का मतलब हेर फेर करना, ठीक है। तो द मैनिपुलेशन ऑफ जीन थ्रू, हम जीन को हेर फेर करेंगे किसके द्वारा, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब पूरी बायोटेक्नोलॉजी में, हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो किसी भी का जीव के अगर जीन को हम इधर उधर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, हेर फेर करेंगे, तो किसके थ्रू करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन थ्रू, ठीक है, जीन को हम हेर फेर करेंगे थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के जीन को, जीवित जीवों के जीन को हम हेर फेर करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और दियर कंपोनेंट, या उसके हम कंपोनेंट को करते हैं टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या करने के, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न कराते हैं, यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल हो, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल हो, ठीक है, प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है, हम जीवों के जीन को हम हेर फेर करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और उससे हम प्रोडक्ट उत्पन्न कराएंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए यूजफुल हो फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए, एंड कॉमर्शियल में यूज होता हो, ठीक है। ये अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में वास्तव में करते क्या हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में वास्तव में हम करते क्या है, तो हम आगे देखते हैं, ठीक है, कैसे हम जीवों के जीन को हम हेर फेर करते हैं, ठीक है, कैसे हम जीवों के जीन को हेर फेर करते हैं, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट, मान लो कि एक ये क्या है, एक जीव है, ठीक है, मान लो क्या है, एक ये जीव है, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं बनाएंगे, एक दूसरा देखते हैं, देखिए, मान लो प्लांट, मान लो प्लांट, मान लो प्लांट है, प्लांट के, मान लो प्लांट से एक कोशिका को हमने निकाल लिया, ठीक है, प्लांट से मैंने एक कोशिका को निकाल लिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस जेनेटिक मटेरियल को निकालना है, ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल को निकालना है, ठीक है, और एक मान लेते हैं, ठीक है, एक कार बना देते हैं, ठीक है, एक कार है, इस पे हम इसको बैठा देंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर हम इसको बैठा देते हैं,
इसके ऊपर हम इसको बैठा देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पौधे का जीन लिया, एक पौधे का सेल लिया, सेल के अंदर केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए लिया और इसके ऊपर बैठा दिया और इसके बाद में इसको हम एक दूसरे जीव में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। सपोज दैट मान लो ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के शरीर में सीधे हम इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में A to Z बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं, एक दूसरे का जीन लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे का जीन लेते हैं, एक किसी के ऊपर हम डालते हैं और उसको फिर एक दूसरे जीन में डाल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, एक बार फिर से देखते हैं। एक जीव का जीन लेते हैं, ठीक है, और किसी एक सवारी पे बैठा देते हैं और उसको फिर हम एक दूसरे, ठीक है, जीव में डाल देते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने आपको केवल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां जो मैंने कार दिया है, अगर हमें इसको वास्तव में अगर हमें ट्रांसफर करना होगा, अगर पौधे के जीन को हमें ट्रांसफर करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लाज्मिड, वेक्टर, वाहक लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने क्या बताया था, यहाँ कार का एग्जांपल दिया है। ठीक है, और जो हम करेंगे उसमें हम किसका देंगे, ठीक है, क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर, वेक्टर वास्तव में क्या करता है, वाहक का काम करता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लाज्मिड। इसका क्या नाम है, प्लाज्मिड। ठीक है, अब क्या किया, अब देखिए वास्तव में क्या होता है, प्लांट का जीन मान लेते हैं कि मान लो कि प्लांट का जीन ले लिया। ठीक है, प्लांट का जीन लिया, उसके बाद में प्लाज्मिड में मैंने डाला और इसको बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक है, बैक्टीरिया में डाल दिया। या मान लो ह्यूमन का जीन लिया। ठीक है, इंसुलिन, ह्यूमन के पैनक्रियास से, बीटा सेल से मैंने क्या लिया, इंसुलिन का जीन लिया। ठीक है, इंसुलिन का जीन लिया और बैक्टीरिया से मैंने क्या निकाला, प्लाज्मिड निकाला। बैक्टीरिया से मैंने प्लाज्मिड निकाला और प्लाज्मिड को कट किया, ह्यूमन जीन उसमें डाल दिया और फिर उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। अगर इस तरीके से ट्रांसफर होता है कि जीन को निकालो, वेक्टर में रखो प्लाज्मिड पे, ठीक है, और उसके बाद में बैक्टीरिया में डाल दो, तो ऐसे ट्रांसफर को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। लेकिन इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर भी होता है। अगर मान लीजिए ये जीन है और इसको डायरेक्ट हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्ट ट्रांसफर सीधे इसमें, सीधे बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर कहेंगे। क्या कहेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर कहेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये तो समझ में आया होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर और इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, मान लो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना है तो मान लो अपनी बात या मान लो किसी ने हमसे कहा कि लो 2 रुपया ले लो और एक दूसरे को दे दो, तो मैंने उससे लिया और उसको दे दिया, तो एक दूसरे के द्वारा दिया जा रहा है ना, तो ये इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट अगर उसको दे दे, सीधे उस व्यक्ति को दे दे, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जो जीन का ट्रांसफर होता है वो कितने मेथड से, 2 मेथड से होता है। कितने मेथड से, 2 मेथड से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रांसफर और इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं। अब इसके बाद में अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है रिकॉम्बिनेंट एंड डीएनए टेक्नोलॉजी।
रिकॉम्बिनेंट एंड डीएनए टेक्नोलॉजी। हम कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डीएनए को रिकंबाइन करेंगे। रिकंबाइन का मतलब एक जीन एक दूसरे जीव का जीन लेंगे और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेंगे। अब वो जीन और इसमें हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। मतलब एक फॉरेन हो, एक विदेशी हो, या फिर एक दूसरे जीव का जीन हो और एक दूसरे जीव का जीन हो, तो उसको क्या मिला देंगे? क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जो जीन बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा डीएनए, उसको हम हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे जीव का जीन होगा और एक दूसरे का, दोनों को मिलाने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और इसी को हम हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। अब ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि कितने स्टेप में पूरा होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कितने स्टेप में पूरा होता है, तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले उस जीव के शरीर से हम डीएनए को निकालेंगे। सबसे पहले उस जीव के शरीर से हम डीएनए को निकालेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला पॉइंट क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा होगा डीएनए फ्रेगमेंट। बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इसके बाद में जब डीएनए को हम निकाल लेंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट हम करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? रिस्ट्रिक्शन इंजाइम के द्वारा फिर करेंगे। उसके बाद में जब ये डीएनए का खंड हो जाएगा तो उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे? इसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। डीएनए का जो खंड है, ठीक है, वो डिजायर्ड डीएनए, उसका हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट या डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। हम डीएनए के खंड को अलग करेंगे या डिजायर्ड डीएनए के, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। इसके फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे? अलग करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लाइगेशन करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ठीक है, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट into वेक्टर। अब देखते हैं कितने स्टेप में ये पूरा हो जाता है। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर हम किसी भी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले हम डीएनए को निकालेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? डीएनए फ्रेगमेंट बाय रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, डीएनए के फ्रेगमेंट करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, किसके द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में जब कट हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट या आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। जो निकाला गया डीएनए कट हुआ है उसको फिर हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। और फिर अगला होगा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, फिर उस डीएनए को एक दूसरे में या हम वेक्टर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम उस वेक्टर में जोड़ देंगे। अब इसके बाद में हम सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सबसे पहले हम डीएनए को अलग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डीएनए को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है। एनिमल्स भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या है,